हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो गाइस, हमने क्या क्या देखा था? हमने अभी जो है कि सेकेंड यूनिट आपका स्टार्ट किया था। फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था और उसका जो सिलेबस था उसमें आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डायरेक्ट सेल के स्ट्रक्चर पे नहीं ले जाऊंगी, मैं पहले आपको सेल के बारे में बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगी, या फिर अगर आपको वो चीज़ें पता है तो एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा और जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उनका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो हमने इसके पहले वाली वीडियोस में जो है कि सेल की थ्योरी और सेल की डिस्कवरी, मॉडर्न सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। अगर सेल थ्योरी दी गई थी, क्या क्या उसके पोस्टुलेट थे कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसकी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद क्या था कि सेल के बाहर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। और लास्ट में रुडोल्फ विर्चो ने एक कॉन्सेप्ट और दिया था, एक पोस्टुलेट और दिया था जिसको क्या कहते थे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये सारी चीज़ें हमने सेल थ्योरी में देखी थी। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी के बारे में। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? वायराइट्स। आप लोग वायराइट्स के बारे में जानते हैं कि नहीं? पहले हमको ये बता दीजिए कि आप लोग वायराइट्स के बारे में जानते हैं कि नहीं। वायराइट्स, वायरस और प्रियॉन्स, ये चीज़ें आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। वायराइट्स, वायरस और प्रियॉन्स। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि वायराइट्स, वायरस और प्रियॉन्स आखिर होते क्या हैं। पहले हम लोग देखते हैं वायरस, सेकेंड वायरॉइड्स और फाइनली प्रियॉन्स। ठीक है। वायरस क्या है आपको पता होगा, या जिसको नहीं पता होगा वो लोग जान लेंगे कि वायरस क्या है। न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन, इसका मतलब क्या है कि इसकी बॉडी जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। जो वायरस है इनकी बॉडी न्यूक्लियर प्रोटीन की मिलके बनी होती है, मतलब न्यूक्लियस और प्रोटीन। और वहीं पे जो वायरस मतलब जो वायरॉइड्स है, इनकी बॉडी जो है वो सिर्फ mRNA से मिलके बनी होती है। समझ में आ रहा है? मतलब वायरस में न्यूक्लियस भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन वायरॉइड्स में सिर्फ न्यूक्लियस है। वो भी न्यूक्लियस कौन? न्यूक्लिक एसिड, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लिक एसिड है। वो भी कौन सा वाला? RNA, mRNA। उसके बाद प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन्स जो है ये पार्टिकल्स हैं प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स की फोल्डिंग है प्रियॉन्स। ठीक है। जब आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपने 3 मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा कि जो कि ए सेलुलर नेचर के होते हैं। जैसे कि हम प्रोकैरियोट से जो चीज़ें पढ़ते हैं वो सेलुलर नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो तीनों चारों हैं ये जो है ए सेलुलर नेचर के होते हैं। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। वायरस में न्यूक्लियस भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रियॉन्स भी होते हैं। वायरॉइड्स में क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन्स नहीं होते हैं। और प्रियॉन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी की, मतलब जो बेसिक चीज़ें जो इसमें एक्सेप्शन हमको देखना था उसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो वायरॉइड्स क्या है? ये इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स हैं। वायरॉइड्स क्या है? इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स हैं। हमने सेल थ्योरी में क्या देखा था कि कोई भी जो लिविंग बीइंग होते हैं उनकी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, लेकिन वायरस, वायरॉइड्स एंड जो प्रियॉन्स हैं इनकी बॉडी सेल से मिलके बनी नहीं होती है। इनकी बॉडी में कंप्लीट स्ट्रक्चरल जो चीज़ होती है वो सेल नहीं होती है। ये जैसे आपने वायरस के बारे में पढ़ा होगा कि वायरस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है, मतलब इसके अंदर कुछ कैरेक्टर लिविंग वाले हैं, कनेक्टिव
लिंक, और कुछ कैरेक्टर जो है नॉन लिविंग वाले हैं। तो इसका मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ही कनेक्टिव लिंक है। इसके अंदर सेल वाले कंप्लीट फीचर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी जब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो ये इन्फेक्शन करता है, मतलब लिविंग की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब कि लिविंग जो है वो सेलुलर के नीचे भी पॉसिबल है। ये जो है वायरस और वायरॉइड्स जो है ये सेल के थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं। नॉर्मली तो जब जैसे वायरस है, ये जब किसी होस्ट के बाहर रहता है तो ये लिविंग की तरह बिहेव नहीं करता, ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। मतलब पूरे निर्जीव किसके शरीर में कोई भी मेटाबॉलिज्म्स नहीं चलती हैं, ठीक है, तब तो वो नॉन लिविंग है। लेकिन यही वायरस जब किसी होस्ट के अंदर इंटर कर जाता है, उसके बॉडी में इंटर कर जाता है, तो ये लिविंग की तरह बिहेव करता है, जबकि इसके पास सेल जैसा कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस और प्रोटीन्स के मिलके ये बने होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेल थ्योरी का एक्सेप्शन था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग बीइंग आप जानते हैं पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं सेल से मिलके बने हैं। ऐसी बात मॉडर्न सेल थ्योरी में कही गई थी, जो कि वायरस कंप्लीट नहीं करता है। उसके बाद वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स क्या है कि ये सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स होते हैं। मतलब ये सिर्फ आरएनए है, ये तो वायरस से भी बेकार है। मतलब इनके पास सिर्फ आरएनए, प्रोटीन भी नहीं है, फिर भी ये इन्फेक्शन कर रहे हैं। अगर इन्फेक्शन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो मतलब कि ये लिविंग है। ये जो है कि पोटैटो में डिजीज करते हैं, पोटैटो में डिजीज करते हैं। तो ठीक है, ये दोनों जो हैं कि उसके एक्सेप्शंस हो गए। और एक जो रुडोल्फ विर्चो की जो बात थी, उसका भी एक एक्सेप्शन जो है कि बाद में दिया गया। जैसे रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था कि जो अभी एग्जिस्ट करती हुई सेल है, इसका फॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट किसी सेल से हुआ था, और उसका भी फॉर्मेशन उसके पहले से प्रेजेंट किसी सेल से हुआ था। ये बात रुडोल्फ विर्चो ने कही थी। लेकिन तब साइंटिस्ट ने इनके सामने ये क्वेश्चन रखा कि ठीक है, इस सेल का जो है जन्म इस सेल से हुआ, इस सेल का जन्म इस सेल से हुआ, इसका अपनी मदर सेल से हुआ, उसका अपनी मदर सेल से हुआ, इसका अपनी मदर सेल से हुआ, तो कहीं ना कहीं तो ये चेन जाके ख़त्म हुई होगी, कहीं ना कहीं तो ये चेन जाके ख़त्म हुई होगी। तो जो पहली सेल थी वो किसने बनाई, वो कहाँ से आई? जब इन्होंने कहा कि जो भी सेल है वो अपने से पहले उपस्थित सेल से बनी है, ये बात तो ठीक कही, ये बात सबने मानी भी। लेकिन जो पहली, कभी ना कभी पहली सेल तो बनी होगी जिससे कि इवोल्यूशन हुआ होगा। जैसे वो वाला क्वेश्चन हो गया ना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। क्वेश्चन एक था ना, पहले हमारे समय में बहुत सारे पागल बनाते थे हम लोगों को कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। हम लोग कहते थे मुर्गी आई तो बोले कि मुर्गी कहाँ से आई जब अंडा नहीं था, फिर बोलते थे अंडा आया तो बोलते थे जब मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आया। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि पहला जो है सेल वो कहाँ से आया। ठीक है, जो अभी की सेल है वो अपने पहले से आई, जो उसकी पहले थी वो उसकी पहले से आई, लेकिन पहली तो कहाँ से आई। ये चीज़ जो है, जो लास्ट पॉस्टुलेट था, जो ओमनी सेलुला ई सेलुला वाला पॉस्टुलेट था, उसके लिए एक जो है एक्सेप्शन मतलब कि बनाता है कि जब सारी सेल अपने पहले वाले सेल से बनी थी तो पहली वाली कहाँ से आई। तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था। तो ये जो है कि कुछ पॉस्टुलेट थे, मतलब जो कुछ जो है कि एक्सेप्शंस थे सेल थ्योरी के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल थ्योरी जो है वो रॉन्ग थी या फिर वो करेक्ट नहीं थी, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस दिए गए थे, जबकि वो थ्योरी जो है कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी थी तब पर भी। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इवोल्यूशंस ऑफ सेल के बारे में। अब ये क्या नई टॉपिक है, नई बला है? नया टॉपिक ये है कि जब धरती पे पहले सेल बना था तो हमको पता है कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स बने थे, प्रोकैरियोटिक सेल बने थे। उसके बाद जो है यूकैरियोटिक सेल बना था। इतनी बात तो हमको पता है। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक का जब आप न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे। ये कीमो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, कीमो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, और ये फोटो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। लिखते लिखते फूल बन गया इस तरीके से करके, लेकिन ठीक है, समझ लीजिए चीज़ें वहीं पे लिखी हुई हैं कि जो प्रोकैरियोट्स थे उसमें भी डिफरेंट तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो अगर हम इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाले सेल की इवोल्यूशन पहले हुई थी। ठीक है, तो इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताती हूँ। शायद इसकी वजह से आपका इवोल्यूशन पढ़ने का जो नज़रिया है, जो इवोल्यूशन से आप इतना डरते हैं या इवोल्यूशन आपको अच्छा नहीं लगता, उसमें आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताती हूँ।
देखिए जब इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं पहले इरेज कर देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या था कि धरती जो है वो आग के गोले जैसी थी और उसके बाद धीरे धीरे पानी बरसता क्या बार बार धरती थोड़ी ठंडी हो गई। जब धरती ठंडी हो गई तो पानी तो गर्म था क्योंकि धरती नीचे से गर्म थी, ऊपर का हिस्सा ठंडा हो गया था। तो उस वाटर जो कि बार बार बारिश से जमा होता जा रहा था उसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई था और उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते थे, क्योंकि हमको पता है वाटर इज़ द बेस्ट जो है कि मीडिया प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शंस। तो उस टाइम उस वाटर के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे थे और वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे थे। उसी में कहीं ना कहीं जो है कि ऐसी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ जो कि ऑर्गेनिक थी। इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्योंकि उस टाइम जो इन्वायरमेंट था वो था रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था, इसलिए जो है कि वहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। अब जो ऑर्गेनिक चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ था वो सिंपल थे, फिर सिंपल से जो है कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन हो गया। जब कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन हो गया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनी जो सेल्फ रेप्लिकेटिव थी, मतलब अपना रेप्लिकेशन वो खुद से कर सकते थे। जैसे कि आप कह सकते हैं डीएनए आरएनए, ये क्या करती हैं कि एक अपने से ही अपना जो है कि नंबर डबल कर सकती हैं। तो जब पहली बार इस तरीके की चीज़ों का निर्माण हुआ जो कि खुद से रेप्लिकेट करती थी, तब लाइफ की पहली साइन देखने को मिली होगी। उसके बाद फिर तरीके से इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन गई होगी, जिसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स, फिर उसके बाद उसमें इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वगैरह का कॉन्सेप्ट लगा के यूकैरियोटिक सेल्स का भी फॉर्मेशन हो गया होगा। तो जब ये स्टेज था कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स बन रही थी, तो उस समय का जो इन्वायरमेंट था, उसके बाद जो है कि ऑक्सीजन जब आई तो उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था, उन सारे चेंजेस की वजह से डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए ये पूरा वो वाटर एरिया है जिसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा सेल जैसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जैसा सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो सेल है इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है कि ऑर्गेनिक चीज़ें प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो क्या अगर आपके चारों तरफ खुद से चारों तरफ बनाए हो वो अच्छा डिश रखा हो, मतलब आप कहीं गए, ठीक है, वहाँ पे खुद से ही बहुत डिफरेंट अच्छे डिलीशियस फूड आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या किचन में जाके बनाएंगे खाना? अगर वो सारी चीज़ें आपके खाने लायक हैं, आप उसे खा सकते हैं, तो आप कभी भी वो सब छोड़ के किचन में मेहनत करके बनाने नहीं जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि सबसे पहले जब ऑर्गेनिज्म बना था तो इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन थे, वो ऑर्गेनिक थे, वो ईजिली उनसे अपना भोजन बना सकता था और अपने आप को रेप्लिकेट करके 1 से 2 जो है कि सेल बना सकता था। तो इसलिए जो पहले ऑर्गेनिज्म बने थे वो कीमो हेटेरोट्रॉफ थे। कीमो का मतलब केमिकल से अपना भोजन लेने वाले, केमिकल से अपना भोजन लेने वाले और खुद से नहीं बनाते थे, जो साइड में पड़ा रहता था, जो हेटेरोट्रॉफ मतलब जो पहले से अवेलेबल भोजन था उसको यूज़ करते थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? कीमो हेटेरोट्रॉफ। तो सबसे पहले जब लाइफ का इवोल्यूशन हुआ तो जिस प्रकार के ऑर्गेनिज्म या जिस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिला था वो था कीमो हेटेरोट्रॉफ। उसके बाद बात आती है कि ठीक है इन्होंने यूज़ किया, और आपको पता है कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, जब आपके पास चारों तरफ जो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, अगर वो अनलिमिटेड है तो जो ग्रोथ होती है वो बहुत हाई स्पीड में होती है, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं होती, तब वहाँ पे जो है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, कोई किसी को मारने खाने वाला है ही नहीं, सब अपना खाए जा रहे हैं, जितनी पोटेंशियल है उतनी ज़्यादा अपनी जो पॉपुलेशन को है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। यही चीज़ हुई थी जब हमारे देश में इंडिपेंडेंस हो गई था, स्वतंत्रता आने के बाद जो लोगों की इसी तरीके से ग्रोथ हुई थी, क्योंकि कोई भी इस तरीके से कंपटीशन नहीं था उनके पास। तो इसीलिए आप जब देखेंगे कि स्वतंत्रता से 2000 स्पीसीज जो टाइम पीरियड
पीरियड था, उस टाइम इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत हाई स्पीड से इंक्रीज हुई थी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि तब इनके पास भोजन बहुत ज़्यादा था, तो ये अपना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करते जा रहे थे। तो जब एक टाइम ऐसा आया कि जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जितना भी इसमें अवेलेबल फूड था ये सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब कि जितना भी इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल था वो कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया गया। तब जाके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसे एडेप्टेशंस हुई किसी के अंदर, या कुछ ऐसे वेरिएशंस आए जिसकी वजह से कुछ ऐसे जो है कि प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि कीमो तो थे, मतलब केमिकल से तो अपना भोजन बनाते थे, लेकिन खुद से बनाते थे, मतलब ऑटो मतलब सेल्फ फॉर्म करते थे, सेल्फ से अपना भोजन बनाते थे। मतलब क्या कि इनऑर्गेनिक चीज़ों को तोड़ तोड़ के, मतलब इसमें जो इनऑर्गेनिक चीज़ें थी उसको तोड़ तोड़ के अपना भोजन बनाते थे। ठीक है, अभी तक क्या था, ऑर्गेनिक पहले से प्रेजेंट था तो उसी को अपना भोजन की तरह लेते जाते थे। लेकिन अब जब ऑर्गेनिक खत्म हो गया, मतलब कि आप जहाँ गए थे वहाँ पे बना बनाया खाना जितना भी रखा था सब खत्म हो गया। अब क्या है, किचन में चावल है, दाल है, रोटी है, मतलब आटा है, सब्जी है, तो आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। है सारे वही इंग्रेडिएंट, आपको कहीं बाहर से कमा के नहीं लाना है, घर में सारी चीज़ें रखी है, लेकिन आपको बनाना खुद पड़ेगा। तो वही चीज़, जब इनके पास बना बनाया चीज़ खत्म हो गया तो इन्होंने उसी चीज़ों को यूज़ करके अपना खाना बनाना स्टार्ट किया, इनऑर्गेनिक चीज़ों से अपना भोजन बनाना स्टार्ट किया। तो सेकेंड टाइप जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो क्या था, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब एक कंडीशन ऐसी आई जब इनका भी ग्रोथ बहुत हाई स्पीड में बढ़ता गया, तो जो इनऑर्गेनिक चीज़ें थी वो भी टाइम के साथ ख़त्म होने लगी। तो उसके बाद जो वे ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ वो क्या था, फोटो ऑटोट्रॉफ। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें अब इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते थे। मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन वो सेल्फ फॉर्म करते थे। तो इस प्रकार के मतलब कि चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ। अब वो लाइट का जब यूज़ करते थे तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, जब ऑक्सीजन इवॉल्व हुई तो वही सारी चीज़ें हुई कि ओजोन की लेयर बन गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूवी लाइट थी वो धरती पे नहीं आने पाई। और जो ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक थे, मतलब कि पहले तो ऑक्सीजन थी नहीं धरती पे, जब ऑक्सीजन पहली बार बनी तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक हो गई। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते थे तो उनकी डेथ हो जाती थी। उनके लिए बस 2 ऑप्शन था, चाहे तो वो उनकी डेथ हो जाए, वो अपनी स्पीसीज़ को ख़त्म कर ले, चाहे तो वो कुछ इस तरीके से एडेप्टेशन कर ले कि वो ऑक्सीजन के लिए जो है कि सर्वाइवल उनका हो पाए। तो उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे एनारोबिक जो जीव थे, जो बहुत सारे एनारोबिक जो प्रोकैरियोट थे, उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी जो डेथ हो गई थी उसके बाद जो है जो ऑर्गेनिज्म बने थे वो क्या थे, एरोबिक थे। और उन्हीं में धीरे धीरे एडेप्टेशन होते होते आज के होमो सेपियंस का फॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारी बातें इसमें इवोल्यूशन की अभी हमने कर ली, लेकिन हम बस आपको ये समझाना चाहते थे कि इवोल्यूशन जो सेल का हुआ है वो किस तरीके से हुआ। पहले कीमो हेटेरोट्रॉफ्स बने थे, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। 2 टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। आपको पता होगा कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक कोशिकीय। और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है, बहुकोशिकीय। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोश यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। एक का भी मतलब तो सिंगल ही होता है, सिंगल सेल वाले वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है उनको सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर यहाँ पे सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखा होता तो ज़्यादा सही होता। इसको कट कर दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है उनको सिंगल सेल कहते हैं ऑर्गेनिज्म, और जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल की बनी होती है उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ बातें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में और समझ लेते हैं। तो जो यूनिसेलुलर होती है
उनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है, और जो मल्टी सेलुलर होती है उनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। डिफरेंस क्या होता है, इनकी जो एक सेल होती है उसी के अंदर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जो भी सारी मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जितनी भी प्रोसेस होती है सब एक सेल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। वही जो मल्टी सेलर होते हैं उनके अंदर हर काम को करने के लिए, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके हिसाब से हर काम को करने के लिए अलग अलग सेल या अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ डाइजेशन के लिए डाइजेशन सिस्टम, रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं। उसी तरीके मतलब कि मल्टी में जो चीज़ें हैं हर सेल अपने काम को करने के लिए फिक्स है, हर जो टिश्यू है वो अपने किसी काम को कंप्लीट करने के लिए फिक्स्ड है। तो ये मल्टी सेलर और यूनिसेलर के बीच में मेन डिफरेंस है कि वो सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सारी जो लाइफ की प्रोसेस होती है वो एक सेल के अंदर कंप्लीट होती है। इसमें हर सेल हर फंक्शन को करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर सेल ऑर्गेनिज्म। द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज मेजरली ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंपोजिशन, फंक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेल की जो कंपोनेंट है, उनकी जो फंक्शन, उनकी जो अरेंजमेंट, उसके हिसाब से इनमें क्लासिफिकेशन मतलब कि डिफरेंस होता है। उसके बाद क्या है, द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कंटेन अ सिंगल सेल वेयर एज द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कंटेन मल्टीपल सेल। जो मैंने आपको बताया कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक से ज़्यादा सेल होती है। फिर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑल द सेलुलर एक्टिविटी बाय अ सिंगल सेल। वही बात जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कि यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ के जो भी स्टेप्स होते हैं वो एक सेल में कंप्लीट होते हैं, और जो मल्टीसेलर होते हैं कैरी आउट स्पेसिफिक सेल एक्टिविटी थ्रू अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कि टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल पे उनका फंक्शन होता है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मच सिमिलर इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वेयर एज अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इज कॉम्प्लेक्स टू अरेंज सेल। मतलब मल्टीसेलर में वही सारी चीज़ें जो हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए हिसाब से होती हैं। अब जो आपका जो मेन टॉपिक था कि स्ट्रक्चर बताना था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का, वो चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट होती हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो यूकैरियोट्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पढ़ना था। ठीक है, तो पहले सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब कि सिंपल सा उनके बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उनके जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड प्रो दिया है, प्रो का मतलब क्या होता है कि प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये सारी चीज़ें शायद आपने पढ़ी हो, अगर आपने 11th-12th में थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस। बहुत लोगों का कहना होता है, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इनिशिएशन स्टेट का होता है, मतलब अभी उनका बनना स्टार्ट हुआ रहता है, वो वेल डेवलप फॉर्मेशन उनका नहीं हुआ रहता है, लेकिन उनका बनना कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी होती है। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या है कि प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक में वेल डेवलप टाइप का न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव होता है और यूकैरियोट में वो वेल डेवलप होता है, मतलब ट्रू टाइप का न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं उनको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम यूकैरियोटिक के बारे में भी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रोकैरियोटिक के कुछ जो मेन चीज़ें हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में वो देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, एक मिनट, हाँ देखिए, दीज सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आपको पता है क्या है, जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने पूरे जो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया था। आप एक बार काम करिए कि वो चीज़ें देख लीजिए।
मैं उसकी स्लाइड लगा के आई थी, बट मैं सोची कि बहुत ज़्यादा बेसिक हो जा रहा है, जो बच्चों को पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो बहुत डिस्टर्ब, मतलब उनको लग रहा होगा कि क्या ही भाई पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो मुझे लगा अगर आप लोग को पता होगा तो ठीक है, मैं आप लोग को बेसिक बता दे रही हूँ। तो जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। पहला क्या था? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया था वो किस बेस पे किया था एक बार देख लेते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन था, जितने भी प्रोकैरियोट थे उसको इन्होंने किस में रखा था? मोनेरा में। प्रोकैरियोट्स का मतलब जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अभी तक हमने यही देखा ना कि प्रोकैरियोट्स जो है रिप्रेजेंटेड होते हैं किसके? मोनेरा ग्रुप के। और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोष की भी हो सकते हैं और बहुकोष की भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं उनको रखा गया है प्रोटिस्टा में। और मल्टीसेलुलर में फिर 2 भाग में बांटा गया है, एक जिसके पास सेल वॉल होती है और एक जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। मतलब कि पहले क्या किया गया था? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के हिसाब से बांटा गया। तो प्रोकैरियोट्स में जितने भी मोनेरा के मतलब कि मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आ गए। उसके बाद जो यूकैरियोटिक थे उसमें इन्होंने रखा कि यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, मतलब एक कोशिका से मिलकर बना है कि बहु कोशिका से मिलकर बना है। अगर एक कोशिका से बना है तो वो प्रोटिस्टा में आ गया, और बहुत कोशिका से बना है मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है तो उसको फिर 2 भागों में बांट दिया गया। अगर उनके पास सेल वॉल है और उनके पास सेल वॉल नहीं है, अगर सेल वॉल नहीं है तो उनको एनिमेलिया में रख दिया गया। मतलब कि मल्टी सेलुलर तो है लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमेलिया में आ गए। और मल्टी सेलुलर भी है और सेल वॉल भी है। अगर सेल वॉल है, अगर वो अपना भोजन खुद से बना पाते हैं तो ऐसे को रख दिया गया क्या? प्लांटी में। और अपना भोजन नहीं बना पाते, हेटेरोट्रोफिक है, तो उनको रख दिया गया फंगी में। बात समझ में आई कि किस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था? पहले प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में मोनेरा को रख दिया, एक किंगडम खत्म। फिर यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कौन से हैं? प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कौन से हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक कौन से? अगर उनके पास सेल वॉल है तो फिर देखना होगा कि वो अपना भोजन खुद से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो प्लांटी, अगर नहीं बना रहे तो फंगी, और अगर उनके पास सेल वॉल ही नहीं है तो क्या? एनिमेलिया। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग को नहीं पता था, अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे जहाँ पे हम लोग थे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थे वो रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा इज दैट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा फुल नेम क्या है? प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। E. coli bacterium can form its colony overnight, where one colony have more than 1 million bacteria which are formed by division of a single bacterium. E. coli usually divide once in every 20 minutes. समझ में आ गई होंगी चीज़ें? नहीं समझ में आई तो मैं समझा रही हूँ, मैं तो इसलिए आई हूँ ना। तो क्या है कि जो मोनेरा है उसके जो मेंबर हैं, मतलब जो भी प्रोकैरियोटिक के मेंबर हैं वो किस में रखे गए हैं? किंगडम मोनेरा में। अब कुछ एग्जांपल दिए गए हैं मोनेरा के मेंबर के। बैक्टीरिया, जो कि हमको इस यूनिट में पढ़ना है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे कि हम साइनोबैक्टीरिया कहते थे। यही जो थे इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन बनाया था धरती पे। तो नमस्ते कर लीजिए, इनको पैर भी छू लीजिए। इन्होंने ही वो गैस बनाई थी जिसकी वजह से आज आपकी और मेरी लाइफ पॉसिबल है। तो फिर उसके बाद माइकोप्लाज्मा, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बैक्टीरिया। इनको क्या कहते हैं? वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिव लिंक। वायरस एंड बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिव लिंक है ये। इनको भी नमस्ते कर लीजिए। फिर कनेक्टिव लिंक है। और प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे कि माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। अगर कोई चीज़ छोटी है तो उसको डिवाइड करने या उसकी जैसा कोई और चीज़ बनाना इजी होता है। जैसे आपको एक रूम का कोई मान लो घर बनाना है और कहीं पे आपको कहा जाए कि आपको जो है कि एक पूरा घर बनाना है, इसमें वॉशरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, स्टडी रूम होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसी तरीके से दिया गया है कि जो
मोनेरास होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी, मतलब कि फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक। और इसमें दिया है कि जो इकोलाई क्या है, अब ये इकोलाई क्या है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की जाती हैं। जैसे हमारे मतलब कि बड़े ऑर्गेनिज्म में देख लो तो माइस के ऊपर और ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसी तरीके से बैक्टीरिया अगर कोई आइडल है एक्सपेरिमेंट के लिए तो वो है इकोलाई। तो इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो एक रात में, अगर कोई एक इकोलाई को आप किसी पेट्री प्लेट में रख देते हैं, ठीक है, तो वो एक रात में एक अपनी कॉलोनी बनाएगी जिसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, 1 मिलियन मेंबर। 1 मिलियन का मतलब समझते हैं कि अगर आप एक बैक्टीरिया को उसका सारा न्यूट्रिएंट्स मतलब कि उतना आपको उसको खाना पीना उसका कंडीशन दे सकते हैं जो उसके लिए फेवरेबल है, तो वो पूरी रात भर में 1 मिलियन तक पहुंच सकती है एक सिंगल बैक्टीरिया। और उसका टाइम पीरियड क्या होता है कि मतलब एक अगर इकोलाई से 2 इकोलाई बनाना है तो ये 20 मिनट बस लगता है इसको। 1 से 2 मतलब 20, फिर 2 से 20 मतलब 2 से 4 मतलब कि फिर 20, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बढ़ता जाएगा। और कितना टाइम लगेगा, 1 से डबल होने में 20, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ग्रोथ रेट बहुत हाई। ये एग्जांपल देने का मतलब बस यही था कि इनका जो है ग्रोथ करने का जो तरीका है, उनका जो ग्रोथ करने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत कम होता है। अगर टाइम कम लगेगा तो ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं, मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत फास्ट रेट में होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में वेरी इन शेप, इनमें क्या है, प्रोकैरियोटिक में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर डाइवर्सिटी है कि आज तक इनका कोई क्लासिफिकेशन करने का कोई प्रॉपर वे ही नहीं मिला। इतनी ज़्यादा इनके अंदर डाइवर्सिटी है कि इनके क्लासिफिकेशन को साइंटिस्ट छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि इनको छोड़ के बाकी सारे का जो क्लासिफिकेशन है, प्रोटोजोआ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट है, प्रोकैरियोट्स का कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं। कभी न्यूट्रिशन के हिसाब से बांट देते हैं, कभी उनके हैबिटेट के हिसाब से बांट देते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से बांट देते हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सल जो है इनका क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर मतलब शेप और साइज़ के अंदर अगर वेरिएशन की बात कर जाए तो बेसिक जो इनके टाइप्स होते हैं वो 4 हैं। कौन कौन से, एक ये बैसिलस होते हैं, मतलब रॉड शेप होते हैं। एक क्या है कि ये बैसिलस हो सकते हैं रॉड शेप, एक ये कोकाई हो सकते हैं मतलब गोला गोला सर्कल सर्कल, विब्रियो हो सकते हैं, और क्या होता है कि स्पाइरुलम। विब्रियो का मतलब कॉमा शेप और स्पाइरुलम का मतलब इस तरीके से स्पाइरल की तरह। तो इस तरीके से इनके 4 जो है बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से, बैसिलस इसका मतलब रॉड लाइक, कॉकस मतलब स्पायरिकल, विब्रियो मतलब कॉमा शेप और स्पाइरुलम मतलब कि स्पाइरल की तरह। उसके बाद क्या दिया है, आर प्रोकैरियोटिक आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज इटसेल्फ सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। जैसे हमारे यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल, उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल। मतलब कि बैक्टीरिया के सेल पे के बाहर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो वॉल होती है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल। और ये किसकी मिलके बनी होती है, ये होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। देखिए जो एनिमल्स मतलब जो प्लांट्स और फंगी के ऊपर सेल वॉल आज आपको देखने को मिलती है वो सेल वॉल फिर से डेवलप की गई है। मतलब जब इवोल्यूशन हुआ तो पहले जब प्रोकैरियोट्स बने थे उनके अंदर भी सेल वॉल थी, उनके सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती थी, लेकिन वो सेल वॉल किसकी थी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की थी। फिर इवोल्यूशन जब आगे होता गया तो ये सेल वॉल डिजनरेट हो गई। अगर ये सेल वॉल डिजनरेट नहीं होती तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं होता। फिर जब प्रोकैरियोटिक का फॉर्मेशन हो गया, जैसे प्रोटिस्टा बन गए हैं और भी बहुत सारे जैसे कि एनिमेलिया बन गए, तो उसी में कोई एक ग्रुप था जिन्होंने फिर से अपने चारों तरफ जो है सेल वॉल बनाया। तो वो ग्रुप जो थे वो प्लांट्स और फंगाई थे। मतलब इनका जो सेल वॉल था इवोल्यूशन के समय पे जब और प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बनने लगे तो ये इनके सेल वॉल डिजनरेट हो गए, और जो हमको सेल वॉल देखने को मिलते हैं फंगी में और प्लांटी में वो फिर से बनाए गए हुए सेल वॉल हैं। कैसे पता चला, इनका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन का है,
ठीक है। और जो हमारे फंगी में और जो हमारे प्लांटी में देखने को मिलते हैं वो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज के और काइटिन के मिलके बने होते हैं। तो इससे हमको प्रूफ होता है कि ये जो सेल वॉल था ये इवोल्यूशन के टाइम पे डिजनरेट हो गया था, आगे जो सेल वॉल हमको देखने को मिलता है वो फिर से रीगेन किया हुआ स्ट्रक्चर है। उसके बाद दिया है कि माइकोप्लाज्मा इज एन एक्सेप्शन वेयर द सेल वॉल इज एब्सेंट एंड दस इज प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। अब माइकोप्लाज्मा भैया कि क्या है कि ये एक एक्सेप्शन है जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाया जाता। आपको शायद पता हो कि इन माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम का जोकर कहते हैं। एनिमल किंगडम का जोकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके सेल के चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती है। हमारी जो यूकैरियोटिक सेल है इनकी जो शेप है वो मेंटेन रहती है बिना सेल वॉल के। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं, हर सेल के अंदर अपना स्केलेटन पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर साइटोस्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता, तो सेल वॉल जो है वो उनको प्रॉपर शेप दे के रखती है। मतलब उनका जो प्रॉपर शेप बना रहता है वो सेल वॉल की वजह से होता है। अगर किसी से बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी नहीं है और साइटोस्केलेटन भी नहीं है तो वो अपना शेप जैसे चाहे वैसे वो बदल सकता है, उसका शेप कोई निश्चित नहीं होता है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम का जोकर कहते हैं। बात समझ में आई? तो इतनी सारी चीज़ें प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने देखी। क्या क्या देखा कि प्रोकैरियोट जो है वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल देखे और देखा कि कितना जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। उसके शेप साइज़ के बारे में देखा और उसके बाद माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शंस है इसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनका जो मेन फंक्शन मतलब कि क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है। उसके बाद जो है लास्ट में हम लोग देखेंगे कि साइट ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि जो आपके सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में होता है, उसकी जगह सेल के अंदर कहाँ होती है, मतलब पर्टिकुलरली वो फंक्शन सेल के अंदर कहाँ होता है, ये चीज़ें हम लोग अपने आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनके अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो में जो भी चीज़ें देखी वो आप लोग रिवाइज कर लेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपकी मतलब कि कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें, ये मतलब याद करने वाली चीज़ें, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं है, वो आप लोग और देख लीजिए थोड़ी सी। इसमें जो मैंने एक स्लाइड लगाई थी, हाँ, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है, मतलब आपके वर्ल्ड में, आपके जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पीपीएलओ, या जिसे अभी हम लोग जोकर कह के आए हैं एनिमल किंगडम का, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है कि सबसे छोटी सेल होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती है, सबसे बड़ी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो बर्ड होती है उसकी जो एग होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी कौन सी होती है, जो आपकी नर्वस सिस्टम की जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं ऑर्गेनिज्म के, मतलब कि पूरे लिविंग सिस्टम में। तो आज जो है कि हम यहीं तक स्टडी करते हैं। कल की वीडियो में हमने जो आपको बताया कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मेन कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद उनका साइट देखेंगे, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी देखेंगे और ट्राई करेंगे कि कल ये टॉपिक खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आप लोग को वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, मतलब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना नोट्स बनाइए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की रिविज़न करते रहिए। ठीक है, स्टे ट्यून और कंटिन्यूअस अपनी स्टडी को करते रहिए।